हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतज्ञ आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का हमारा एक सीरीज चल रहा है जो कि प्रीलिम्स फोकस है, और इसमें आज हम लोग आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रस्तावना को कवर करेंगे। प्रस्तावना प्रियम्बल जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखिए, और इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया जिसको आप लोगों को देखना है, उसको सॉल्व करना है और उसका जवाब नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्रोत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि प्रमुख शब्दावली कौन कौन से हैं, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और उसके क्या आशय है, क्या अर्थ है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे इसकी प्रकृति और महत्व क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे कानूनी स्थिति इसकी क्या है, क्या ये वाद योग्य है, और इसके ऊपर न्यायालय ने अभी तक कौन कौन से निर्णय दिए हैं, कौन कौन से फैसले दिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। और पांचवा हम लोग इसके जो सबसे महत्वपूर्ण खंड 42वां संविधान संशोधन, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्दों को प्रेम्बल में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके बाद लास्ट नॉट द लिस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जैसे ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है प्रश्न प्रियम्बल के ऊपर, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस में पूछा गया है, फिर जेके पीसीएस में पूछा गया है, फिर बीपीएससी 17वीं में एक प्रश्न आया था, और यूपीएससी सीएससी 2020 में यहाँ से प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे। तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं, और नीचे कमेंट करके अपने लेक्चर को देखने के बाद इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा, और इससे आपको समझ में आएगा कि आपने इस लेक्चर को कितना एंजॉय किया है, कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रियम्बल, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा जो है आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपके मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना की अगर परिभाषा की बात करें कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान का ये परिचय पत्र है। ठीक है, जो हमें बतलाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उस समय संविधान का उद्देश्य क्या था, इसी के बारे में जानकारी हमें देता है प्रस्तावना। ठीक है, इसके अलावा आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, तो बचपन में हमारे पास क्या रहता था, एक आइडेंटिटी कार्ड रहता था, है ना, जिसमें हमारे पिताजी का नाम, हमारा नाम, हम किस क्लास में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल का नाम क्या है, इसके बारे में एक संक्षेप में विवरण होता था, जो हमें हमारे बारे में बतलाता था और हमारे उद्देश्य के बारे में बतलाता था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो हम स्कूल जा रहे हैं और हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारा नाम ये है, हम इस कक्षा में पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमारा परिचय पत्र वो आइडेंटिटी कार्ड होता था, उसी प्रकार से प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, जो ये बतलाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है ना, संविधान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें प्रस्तावना जो है वो परिचित करवाता है। ठीक है, अगर और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने का इसको प्रयास करें, तो आप लोग पढ़ते होंगे योजना मैगजीन, आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर इसे पढ़िए। ये आपके एसे राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएगा, और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया रहता है एसे के लिए। तो योजना मैगजीन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके जो है वो चैप्टर्स दिए रहते हैं। अब इस चैप्टर्स में अलग अलग कंटेंट दिए रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके सबसे शुरुआती पेज में एक जो इनके एडिटर होते हैं उनके द्वारा एक लेटर होता है, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में ये जो है यहाँ पे संक्षेप में जो है बतलाने का प्रयास करते हैं। तो ये संक्षेप में जो बतलाने का प्रयास करते हैं एडिटर के द्वारा, ये हमारा हो गया प्रस्तावना। ठीक है, और ये जो ये योजना मैगजीन है, ये हमारा हो गया संविधान। ठीक है, तो जिस तरीके से योजना मैगजीन में कौन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में ये संपादक का जो हमारा एक लेटर है, छोटा सा जो एक संक्षेप सार दिया रहता है, वो हमें बतलाता है। उसी तरीके से संविधान के अंदर क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें संक्षेप में बतलाता है प्रस्तावना। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। ठीक है,
अब प्रस्तावना के मूल पाठ को भी जानना जरूरी है कि प्रस्तावना के मूल पाठ में किस प्रकार से शुरुआत किया गया है, क्या कहा गया है, किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली जो है वो प्रस्तावना में पहले आता है और कौन सा शब्दावली जो है वो बाद में आता है। तो सीक्वेंस के रूप में आपसे प्रश्न जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा संविधान के प्रस्तावना का मूल पाठ है, इसे याद कर लीजिएगा और आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है और कौन सा शब्द जो है वो बाद में आता है ना। ऐसे कईयों प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में। ठीक है, तो हम लोग इसके मूल पाठ को देख लेते हैं। तो मूल पाठ क्या कहता है? मूल पाठ कहता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, कौन कौन से न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो इन शब्दावलियों को आप जरूर याद रखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रस्तावना का मूल पाठ है, इसका उद्देश्य यही है कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 के जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस समय हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि हम भारत के लोग, यानी ये संविधान जो है हमारे भारत के लोग के द्वारा बनाया गया और इसी को समर्पित भी किया गया है। ठीक है, और जिसमें किस प्रकार के बातें की गई है? तो समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। यानी जो हमारा शासन व्यवस्था होगा वो समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना और विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना और भाईचारा बंधुता की भावना को प्रसारित करना। तो इस तरीके से हमारे संविधान के इस प्रस्तावना के मूल पाठ से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके प्रस्तावना के स्रोत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसे हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसे याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान जो है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है और इसी में जो है प्रस्तावना को सबसे पहले अपनाया गया था, जिससे प्रेरित होकर हम लोग अपने देश में प्रस्तावना को जो है जगह दिया था। ठीक है, हम अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को जो है वो जगह दिया था। तो याद रखिएगा, आपसे अगर प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रस्तावना है उसका वास्तविक आधार क्या है। तो प्रस्तावना का वास्तविक आधार जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। तो जो प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था संविधान सभा में। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना था उसे हम लोगों ने संविधान के सबसे अंत में शामिल किया था। जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बन कर तैयार हो गया था, सारे चीज़ों को हम लोगों ने समेट लिया था, उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना को लाया था, ताकि जो संविधान का मूल सार है, मूल उद्देश्य है, उसको सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर सके, उसे सटीक रूप से हम लोग बता सकें कि
इस संविधान का उद्देश्य क्या है ना, उसके सार को हम लोग बता सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने संविधान के अंत में प्रस्तावना को शामिल किया था। अब प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग संविधानविदों ने, अलग अलग राजनीतिक विद्वानों ने अलग अलग अपना स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो संविधान जो है हमारे संविधान का प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का जो है वो सार है ना, परिचय पत्र है और सार है। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है प्रस्तावना को लेकर, जिसे आप लोग डायरेक्ट जो है अपने मेंस एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है प्रस्तावना के संबंध में, तो आप इसका जो इंट्रो है, इसका जो परिचय है, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। परिचय पत्र है, आप इसे लिख सकते हैं। और किसने कहा था? तो इसे कहा था N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, N.A. पालकीवाला ने कहा था ये। और इसके अलावा K.M. मुंशी ने कहा था कि ये राजनीति की कुंडली है ना। और ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके से आप इन तीनों विद्वानों के स्टेटमेंट को याद रखेंगे। आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधानविद ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, और नीचे उन लोगों का नाम दे देगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि K.M. मुंशी ने कहा था ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था ये संविधान का आत्मा है, और N.A. पालकीवाला ने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट अपने प्रस्तावना, जैसे ही प्रस्तावना से प्रश्न देखिए डायरेक्ट इनके स्टेटमेंट को कोट कर दीजिए। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बंदे में दम तो है, इनको चीज़ें याद है और क्या बेहतरीन शुरुआत किया है। तो इस तरीके से उनको ये लगेगा कि आप आगे जो लिखने वाले हैं और प्रभावकारी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर द ट्रिक, आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब प्रस्तावना के प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्दावलियों, हम लोगों ने जब इसका परिचय पत्र पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे शब्दावली आपको देखने को मिला होगा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, है ना, बंधुता, अवसर की समानता, इस प्रकार से जो शब्दावली है उसका आशय हम लोग जान लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है ना, उसका मतलब क्या है। तो इसमें सबसे पहले जब हम प्रस्तावना का जो मूल पाठ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो संविधान की शक्ति जो है, संविधान के जो शक्ति का स्रोत है, यानी संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ है उसका मूल बनाने वाला कौन है, उसके शक्ति का मूल स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग, हमारे देश के जो लोग हैं वही संविधान के शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमारा संविधान जो बना है वो हमारे जनता के द्वारा ही दिया गया, जनता के द्वारा बनाया गया और जनता के लिए ही बनाया गया है। तो इसका मेन जो सोर्स है वो भारत की जनता है। ठीक है, हम भारत के लोग। अब नेक्स्ट जो इसका शब्द है वो है संप्रभुता, जिसको हम लोग सोवरेन बोलते हैं। क्या है? संप्रभुता, सोवरेन। अब इसका मतलब क्या है? तो संप्रभु का मतलब है, सोवरेन का मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है और किसी बाह्य शक्ति का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद से ही हम लोग संप्रभु हो गए थे, है ना। हम लोग संविधान बनाकर ये कहा था हम लोगों ने कि हम अब संप्रभु हैं,
हमारे ऊपर अब किसी का नियंत्रण जो है वो नहीं रहेगा, और ना कोई बाह्य शक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार का फोर्स कर सकता है कि आप इस काम को ऐसे करिए। यानी देश के अंदर जो भी निर्णय है या देश के बाहर जो भी निर्णय लेना है, चाहे वो देश के साथ किसी अन्य देश के साथ संबंध के संबंध में हो, युद्ध के संबंध में हो, या अपने देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के संबंध में हो, इन सभी मामले में जो निर्णय लेने का अधिकार है उसके लिए भारत पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्र है। यानी किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव हमारे देश के ऊपर नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रभु, सोवरेन। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में संप्रभु है। हम लोगों ने चर्चा किया अभी कि अंदर की स्थिति में भी हम लोग संप्रभु है, और बाहरी स्थिति में भी अगर किसी के साथ कैसा संबंध रखना है, किसके साथ युद्ध करना है। अगर अभी हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिए तो दूसरा कोई कंट्री हमें ये नहीं बोल सकता है कि तुम हमला क्यों कर दिया, क्योंकि हम अपने देश के आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक सारे निर्णय को लेने में हम लोग स्वतंत्र है, और किसी के दबाव में आकर हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि भारत के देश के भीतर सर्वोच्च है, जैसा हमने बात किया, और आंतरिक कोई भी समूह या व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए भारत को जो है बाध्य नहीं कर सकता है। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि किसी विदेशी राज्य या संगठन के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया कि ना तो विदेशी ताकत हम पे कोई हुकूमत जना सकता है, और ना ही आंतरिक कोई संगठन या कोई समूह हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है कि आप इस काम को ऐसे करिए, उस काम को ऐसे करिए। ठीक है, इसके बाद यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा स्थापित डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति का प्रतीक है। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय एक अधिनियम पारित किया था, और उसमें भारत को जो है वो ये दिखलाया गया था कि भारत जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस, मतलब 1947 द्वारा यह स्थापित कर दिया गया था कि भारत जो है अब डोमिनियन स्टेटस जो है इनकी समाप्ति हो गई है। यानी डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि पहले से आपके ऊपर अगर कोई देश शासन कर रहा है तो जिन जिन देशों के ऊपर शासन कर रहा था वो उनका जो है वो सर्वे सर्वा है, और उसके अंदर में आप जो है अपने देश को चला रहे हैं, और अंतिम निर्णय लेने का ताकत जो है उस बाहरी कंट्री को होता था जो आपके ऊपर पहले से शासन कर रहा था, है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह स्थापित कर दिया गया था उस अधिनियम के द्वारा कि भारत में जो डोमिनियन स्टेटस है उसकी पूरी तरीके से समाप्ति कर दी गई है। भारत अपने सारे निर्णय को लेने में स्वतंत्र है और सक्षम है। ठीक है, संप्रभुता के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, जो पूर्णतः स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे 1947 का जो अधिनियम पारित किया गया था ना, उस समय एक बात और कही गई थी कि भारत के ऊपर छोड़ दिया गया था कि भारत राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य बनकर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं ना। तो ये इनकी अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया था भारत के ऊपर। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि इस मामले में भी भारत संप्रभु है। ठीक है, और इनकी इच्छा है कि वो राष्ट्रमंडल के सदस्य के देश बन के रहना चाहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन के, या नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये राष्ट्रमंडल सदस्य देश वही है जो मैंने आपको बतलाया कि जैसे ब्रिटेन जहाँ जहाँ शासन किया है ना, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश के सदस्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे जो शब्द है वो है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे सबसे पहले जो है ये हमारे मूल प्रस्तावना में ये शब्द जो है वो नहीं था। हमारे मूल प्रस्तावना में ये शब्द जो है नहीं था, मूल प्रस्तावना में ये शब्द जो है नहीं था। ठीक है, इसे कब लागू किया गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में लागू किया गया है, शामिल किया गया है। तो वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये मूल रूप से संविधान का पार्ट नहीं था, प्रस्तावना का पार्ट नहीं था। ठीक है, अब इस शब्दावली का मतलब क्या है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। इन दोनों शब्दावलियों को आपको ध्यान से समझना है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद किसको बोलते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि
वैसा समाजवाद जिसमें लोकतंत्र के माध्यम से सरकारों की स्थापना की गई है और हमारे देश की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र के माध्यम से चलाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं। और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद का मतलब ये है कि वर्ग संघर्षों के माध्यम से हम समाजवाद को लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में हम चुनाव के माध्यम से, है ना, चुनाव के माध्यम से हम लोकतांत्रिक तरीके से हम क्या करते हैं, समाजवाद को स्थापित करने के लिए हम लोग सरकार का गठन करते हैं, है ना, सरकार का गठन करते हैं लोकतांत्रिक माध्यम से समाजवाद को स्थापित करने के लिए। और साम्यवादी राज्य समाजवाद का मतलब ये है कि हम वर्ग संघर्ष के माध्यम से हथियारों के बल पे हम लोग क्या करते हैं, हथियारों के बल पे हम लोग क्या करते हैं, संघर्ष के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि साम्यवादी राज्य जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाजवाद की स्थापना की बात करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो राज्य की संपत्ति होती है वो सभी में बराबर रूप से बांट दी जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि हम लोग इसमें जो संपत्ति होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, निजी अधिकार भी हम लोग देते हैं, निजी अधिकार भी देते हैं। निजी जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार होता है वो निजी हाथों में भी होता है ना, निजी अधिकार देते हैं। और प्लस राज्य के हाथ में भी कुछ शक्तियाँ जो है वो दी जाती है, कुछ शक्तियाँ जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब यही है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका आशय है लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव प्रणाली के माध्यम से सरकार के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। और साम्यवादी समाजवाद का मतलब है कि इसे वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो समाजवाद है उसकी स्थापना करना। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो साम्यवादी सरकार जो समाजवाद है इसकी परिवर्तित रूप आपको चाइना में देखने को मिलेगा, चीन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक ही दल का शासन है, एक दलीय शासन है, एक दलीय शासन है ना, एक ही दल का शासन है। और यही डिसाइड करता है कि संपत्ति जो है वो सभी के बीच में बांट दिया जाए, सभी का उस पर बराबर का अधिकार हो। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या है, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो सरकार का गठन होता है वो विभिन्न दलों के माध्यम से होता है और चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। चुनाव में विभिन्न दल जो है वो भाग लेते हैं और उसमें से जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उनका सरकार के रूप में वो स्थापित करते हैं सरकार को, और तब देश के ऊपर शासन करते हैं। और यहाँ पे जो संसाधनों का बंटवारा होता है वो निजी हाथों में भी रहता है और सरकार के हाथों में भी रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संसाधनों का जो बंटवारा है वो सामूहिक रूप से कर दिया जाता है, यानी सरकार के हाथ में होता है और सरकार जो है जैसे चाहती है वैसे उस संपत्ति को जो है लोगों के बीच में उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करने, उत्पादन एवं वितरण के साधनों को नियंत्रित स्थापित करने और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि यहाँ पे राज्य जो है अपने हिसाब से जो आर्थिक असमानता है लोगों के बीच में उसको कम करने का प्रयास करती है। आपको पता है डीपीएसपी का उद्देश्य ही यही है, डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य यही है कि हम भारत में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करें, है ना। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है, तो ये सरकार के द्वारा कार्य करती है। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसी लाकर, ऐसे कुछ योजना लाकर हम लोगों की जो सब आर्थिक असमानता है उसको ख़त्म करें, उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करें और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करें। ये लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा देश कैसा है, हमारे देश में जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का उपयोग किया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का उपयोग किया गया, ना कि साम्यवादी समाजवाद का। ठीक है, इसके अलावा
जो जो भारतीय समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। मैंने अभी ही डिस्कस किया है कि यहाँ पे संपत्ति का वितरण जो है वो केवल सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है, बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की गई है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि कुछ अधिकार सरकार के पास है और कुछ अधिकार जो है संपत्ति पर निजी लोगों के पास भी है, ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों लोगों का योगदान हो, सरकार का भी योगदान हो और निजी लोगों का भी योगदान हो। और इसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसमें सरकार के द्वारा जिस अर्थव्यवस्था में भाग लिया जाता है और जिसमें बाजार के द्वारा अर्थव्यवस्था में भाग लिया जाता है उसको मिश्रित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय समाजवाद है वो किस में विश्वास करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, न कि सरकार के द्वारा जो सरकार के नियंत्रण में जो अर्थव्यवस्था चलता है उसके ऊपर विश्वास करता है। ठीक है, अब आगे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मिनर्वा मिल्स, बाद में जब मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि समाजवाद नीति निर्देशक तत्वों में निहित एक संवैधानिक आदर्श है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने के लिए और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार जो है वो समाजवाद को डीपीएसपी के रूप में शामिल किया है, और इसका डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो इसी आदर्श को पूरा करने के लिए जो है वो रखा गया है, या इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाया गया है। तो ऐसा कहा गया है कि इसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में 1980 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग सेकुलर भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्ष को भी जो है हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा था। यह हमारे संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक है, भारतीय पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को हम समान रूप से रेस्पेक्ट करेंगे। यही भारतीय पंथ निरपेक्ष का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि भारतीय पंथ निरपेक्ष ये कहता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा और राज्य सभी धर्मों को समान रेस्पेक्ट देगा, समान आदर देगा, है ना, समान आदर देगा, लेकिन राज्य का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं होगा। ठीक है, भारतीय पंथ निरपेक्ष पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है। जैसे भारत में राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन आप देखेंगे कि पश्चिमी जो कंट्री है वहाँ पे क्या होता है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अस्पृश्यता का अंत, मंदिर प्रवेश कानून, ये सब में राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन पश्चिमी देशों में राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारतीवाद 1973 एक बहुत ही बड़ा ये केस था जिसमें बहुत तरह के जजमेंट जो है दिए गए थे, और इसमें पंथ निरपेक्षता के बारे में भी बतलाया गया था, जिसमें ये कहा गया कि पंथ निरपेक्षता जो है वो मूल संविधान का भाग है और इससे ये जो है मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसके अंदर पंथ निरपेक्षता को रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये संविधान का मूल आधार है, मूल पार्ट है, और इसको हटाया नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, जो पंथ निरपेक्षता है वो संविधान में किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि पंथ निरपेक्षता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, यानी वो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत के अंतर्गत आता है और संविधान का एक अभिन्न अंग है जिसको हम लोग संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हटा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है वो संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और इस केस का प्रतिपादन किस वाद से हुआ था, ये हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद से 1973 से। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे जो ये अनुच्छेद दिया गया है ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद यहाँ पे 368 होगा, 368, यानी 368 के तहत राज्य सरकार जो है इसको बर्खास्त नहीं कर सकती है, पंथ निरपेक्षता को। ठीक है, यानी इसे हटा नहीं सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट जो प्रस्तावना का शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब इस शब्दावली का मतलब क्या है कि भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, उसकी स्थापना की गई है। यानी जो सरकार का जो संचालन होगा वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। ठीक है, ना कि नियुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा पूरे सरकार का संचालन किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में क्या है, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। संसदीय लोकतंत्र जिसे हम लोग ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने अपनाया था, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और इसी के तहत हमारे देश में जो है वो लोकतंत्र को स्थापित किया गया है। यानी संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र करने का मतलब ये है कि सरकार को चलाने के लिए, संसदीय व्यवस्था को चलाने के लिए जनता जो है वो चुनकर प्रतिनिधि भेजती है ताकि सरकार का निर्माण किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। तो जो भारत में जो डेमोक्रेटिक चीज़ें, जो डेमोक्रेटिक वर्ड जो प्रस्तावना में दी गई है, ये हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख विशेषता क्या क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय प्रणाली, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों की गारंटी। ये सब हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो हमारे जो देश में जो लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोगों ने शामिल किया है, संसदीय लोकतंत्र को हम लोगों ने शामिल किया है, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि यहाँ पे चुनकर आती है और वो मिलकर सरकार बनाती है, और दूसरा है इसमें जनता जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा पार्टिसिपेट करती है। यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिए हैं, वो यहाँ पे मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने सरकार के चुनाव करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली संचालित करने के लिए इनको जिम्मा दिया गया है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की इसकी एक खास विशेषता है। डेमोक्रेटिक जो भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी, और बहुदलीय प्रणाली है, यानी एक से अधिक दल जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। चुनाव जब होता है तो अपना अपना दल जो है अलग अलग कैंडिडेट उतारते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली है, यानी बहुदलीय यहाँ पे चुनाव प्रणाली की व्यवस्था करता है, बहुदलीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। अलग अलग दल के लोग जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं और उसमें से जो बहुमत प्राप्त करते हैं वो सरकार बनाते हैं। विधि का शासन है, यानी जो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें संचालित होगी वो कानून के माध्यम से होगी। ठीक है, कानून के माध्यम से होगी, तो ये इसकी एक खास विशेषता है। और मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश में लोगों को दी गई है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, तो इसकी व्यवस्था जो है हमारे देश के संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेसी है उसकी एक मूल विशेषता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में हम अगर बताएं तो हमारे जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिसमें जनता भाग लेती है। ठीक है, सिंपल समझिए, जिसमें जनता भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे देश में क्या है? हमारे देश में संसदीय डेमोक्रेसी है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो बहुमत के आधार पर अपना सरकार का स्थापना करता है और वो पूरे देश में सरकार का संचालन करता है। ठीक है, और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है उसमें वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, बहुदलीय जो शासन व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये सभी खासियत और खूबसूरती है हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो शब्दावली है वो है गणतंत्र, यानी गणराज्य, यानी रिपब्लिक। गणराज्य, अब गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख
अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, जो राज्य का जो प्रमुख है वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो यहाँ का प्रमुख है ब्रिटेन का, आप देखेंगे कि ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो क्या है, वंशानुगत नियुक्त होते हैं। जो वहाँ के राजा हैं वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत होते हैं। लेकिन हमारा देश क्या है, हमारा देश रिपब्लिक है, गणराज्य है ना। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जो यहाँ के प्रमुख होते हैं उसको या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से नियुक्त किए जाते हैं या फिर डायरेक्ट इलेक्शन से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पे गणतंत्र होता है, रिपब्लिक होता है, वहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो वहाँ के प्रमुख होते हैं उसको नियुक्त किया जाता है। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता है, जहाँ पे गणराज्य नहीं होता है, गणतंत्र नहीं होता है, वहाँ पे वंशानुगत रूप से हम प्रमुख को हेरिडेटरी होता है, यानी कि जैसे कि आज हम राजा बन गए तो आगे जो आएगा ना वो हमारा बेटा होगा, फिर उसके बाद उनके बेटे का बेटा होगा। तो इस तरीके से जो है, जो वहाँ के प्रमुख है, ब्रिटेन के प्रमुख है, उनकी वहाँ पे नियुक्ति होती है। ठीक है, समझ गए। अब इसी चीज़ को जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। तो वही है कि यहाँ के हमारे देश के जो प्रमुख है, जो देश का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है, उसे जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं शब्दावली। अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है, अगला शब्द है हमारा न्याय, जस्टिस। न्याय का क्या तात्पर्य है, प्रस्तावना में न्याय का क्या तात्पर्य है। प्रस्तावना में जो न्याय की व्यवस्था की गई है, जब हम लोग इसके मूल पाठ को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इस 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया था प्रस्तावना में। यानी सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव का अंत किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो समाज में अगर कोई राजा हो या फिर कोई गरीब हो, इन सब के साथ जो है वो समान व्यवहार किया जाएगा, समान कानून के साथ इनको जो है व्यवहार किया जाएगा, और किसी प्रकार का इनको इनके आर्थिक स्थिति के आधार पे जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। समाज में इनके आर्थिक स्थिति, जाति के आधार पे, है ना, इस आधार पे इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसमें हम लोग भेदभाव के अंत का बात करते हैं, यानी किसी प्रकार की भेदभाव का कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, कहाँ नहीं होता है, सामाजिक न्याय में। ठीक है, अब आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, धन का समान वितरण, यानी लोगों के बीच धन का समान वितरण, इसको आर्थिक न्याय कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है उसकी पूर्ति की जा सके। तो आर्थिक न्याय का मतलब धन का समान वितरण। ठीक है, और इसी को आप देखेंगे कि जमींदारी अधिनियम जो लाया गया था, इसमें क्या किया था कि एक लोगों के पास बहुत ज़मीन था और किसी गरीब के पास कोई ज़मीन नहीं था। तो इस अधिनियम को लाकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि एक के पास जो है ना, एक लिमिट के बाद जो है कोई ज़मीन जो है वो नहीं रख सकता है। इससे क्या होगा कि धन का समान वितरण किया जा सकेगा और जो आर्थिक न्याय की अवधारणा है उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक न्याय, यानी सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सभी को सरकार के द्वारा जो स्कीम निकाली जाती है उसका उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होगा, है ना। तो हमारे देश में, हमारे प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके बाद जो शब्द है वो है स्वतंत्रता, लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करता है। 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इस प्रकार का जो ये लिबर्टी की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में, इसको हम लोग मूल अधिकार में देखते हैं। मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को
स्वतंत्रता की बात की गई है ना। विचार विचार अभिव्यक्ति और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 19 में, है ना। और जो धार्मिक और उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की बात की गई है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में की गई है, जिसको हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है उसका जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और वो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 25-28 तक में वर्णित है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है इस प्रकार की स्वतंत्रता। समझ गए। अब ये जो स्वतंत्रता लिबर्टी की बात है ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है, जिसका उचित इस पर जो है उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, हाँ, अगर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कुछ भी करें, है ना। अगर हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता दे दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको गाली देते फिरे और हम कहेंगे कि नहीं भाई हमको तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, आर्टिकल 19 के तहत हम तो गरियाते फिरेंगे, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सब चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप न्यायालय के बारे में उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं, अपने देश की जो गुप्त इन्फॉर्मेशन है वो किसी अन्य कंट्री के साथ आप नहीं साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका मतलब ये है कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, इसका मतलब ये है कि ये सीमित है, इसके ऊपर हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है और विश्वास की, उस पर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम किसी अपने धर्म को तो मान सकते हैं लेकिन किसी अन्य धर्म के लोगों को उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकते हैं, है ना। या फिर वैसा कोई रीजनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाए, लोगों को जो है वो हानि पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी की बात कही गई, उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है कि ये पूरी तरीके से ये लागू नहीं किया जा सकता है। इस पे अगर आप एक लिमिट के बाद जाते हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की शब्दावली है समानता यानी इक्वालिटी और बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। अब इसका मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, लिंग, जाति, है ना, स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार आर्टिकल 16 क्या कहता है कि अवसर की समानता, यानी कोई भी सरकारी नौकरी है या फिर कोई पब्लिक पद पे अगर हम किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसमें सभी को समान रूप से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, समान रूप से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए सॉरी। इस पे किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि फलाना उस जाति को हम उसको जो है इस पर नियुक्त नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आर्टिकल 16 जो कहता है वो अवसरों की समानता की बात करती है। उसी प्रकार से आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, किसी प्रकार का आप छुआछूत का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, आप किसी प्रकार का कोई उपहार जो है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का बात किया गया और इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर देखें
देखो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इससे ये लंबा होने से है ना, आप लोग बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझ लेते हैं एक बार प्रियम्बल को, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में खट 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 सब चीज़ें जो है ना वो रिकॉल करना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बंधुता यानी फैटर्निटी। अब बंधुता का क्या मतलब है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, बंधुता का मतलब है कि व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। एकता और अखंडता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हम लोगों ने विभिन्न शब्दों के बारे में देखा कि किस शब्द में किस चीज़ के बारे में, हमारे प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्द है उसके बारे में किस तरीके से उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसका आशय क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़े गए शब्द, यानी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हम लोगों ने अपने प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न रिपीट किए गए हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 42वें संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान कहा जाता है। इस बार बीपीएससी मेंस में अगर देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन के ऊपर एक मेंस का जो है जीएस पेपर टू में जो है मेंस का एक प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी खंड में कि लघु संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम लोग लघु संविधान के रूप में जानते हैं, उसमें कौन कौन से शब्दों को उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरीके का जो संशोधन किया गया था, इस तरीके का जो शब्द जोड़ा गया था, वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब आपातकाल लागू किया गया था 1975 से 77 के बीच में, जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब आपातकाल लागू किया गया था हमारे देश में, उस समय इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द था राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन तीन शब्दों को हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने प्रस्तावना में शामिल किया था। ठीक है, और याद रखना कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही संशोधन किए गए हैं। वह है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसके द्वारा तीन शब्दों को समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, अब संशोधन का जो क्रम है ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो तीन शब्दों को जोड़ा गया था उसका क्रम क्या था, पहले कौन सा रखा गया, बाद में कौन सा रखा गया, फिर उसके बाद कौन सा रखा गया। तो पहले संप्रभुता समाजवादी, है ना, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह है ना, हमको लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना राष्ट्र की एकता और अखंडता आएगा यहाँ पे। ठीक है, चौथे नंबर पे। तो ये ध्यान रखना, मतलब एक क्रम बताया हुआ है कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम क्या है, किस तरीके से हम लोग ने संशोधन अगर किया था। तो पहले जो है समाजवाद के पहले संप्रभुता आता है, फिर समाजवाद आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है ना, दो शब्द मिल गया, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य आता है और बाद में जो है एकता और अखंडता आता है। ठीक है, तो इस तरीके से संशोधन का क्रम पूछ दिया जा सकता है कि पहले कौन सा शब्द रखा गया और बाद में कौन सा शब्द रखा जाता है। ठीक है, अब इसको लेकर जो है ना अभी 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ये पिटीशन डाला गया था कि प्रस्तावना के संबंध में, और ये कहा गया था कि प्रस्तावना के बारे में, तो ये जो शब्द थे जो समाजवाद और
जो पंथ निरपेक्ष वाला जो शब्द था, इसको लेकर जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट में, एक सर्वोच्च न्यायालय में नवंबर 2024 में एक पिटीशन डाला गया था। और जो पिटिशनर था उसने कहा था कि जो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है ना। इसका जो संशोधन करके जो ये रखा गया है वैध नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इन शब्दों को शामिल किया गया वो पूरी तरीके से वैध है और ये संविधान के मूल भावना के अनुरूप है, तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। इनके याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो यही मैटर है जो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था इन दोनों शब्दों को लेकर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी कानूनी स्थिति और न्यायिक निर्णय। अब इसके संबंध में भी तरह तरह के केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और इन कोर्ट्स ने अपने अपने निर्णय में क्या कहा था इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का एक मतलब इसकी कानूनी स्थिति क्या है, क्या ये वाद योग्य है या क्या ये भारतीय संविधान का पार्ट है प्रस्तावना, इसको लेकर सबसे पहला जो वाद हुआ था वो था बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघवाद। तो बेरूबारी केस में 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघवाद में जो प्रस्तावना की ये प्रस्तावना को संविधान का पार्ट है या नहीं है, इसके निर्णय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये केवल संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का उपज है या उसको खोलने वाली एक कुंजी है, केवल इतना ही तक इसमें परिभाषित किया गया था और इसको संविधान का पार्ट नहीं माना था। इसके बाद सेकंड केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें बेरूबारी जो केस था उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु ये ध्यान ये रखना है कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 आया था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक मूल अंग है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। और सॉरी इसमें ये कहा गया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुछ इसमें ऐसे शब्द है जो मूल भावना को मूल ढांचे के सिद्धांत से रिलेटेड है और ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ हम संशोधन ना करें जो मूल ढांचे के सिद्धांत को नष्ट करता हो। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था कि इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का जो है प्रतिपादन हुआ था इस वाद से। ठीक है, इसके बाद तीसरा निर्णय आया था इंदिरा नेहरू गांधी यानी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में 1975 में, जब इमरजेंसी लगा हुआ था। तो इसमें ये कहा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन एवं स्वतंत्र चुनाव को मूल ढांचे का भाग बताया था। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र चुनाव जो है वो मूल ढांचे का भाग बतलाया था। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि इस केस का इससे कुछ लेना देना है, ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, आगे देखते हैं एसआर बोम्बई बनाम भारत संघवाद। ये 1994 में आया था। ये जो केस आया था वो 1994 में आया था सुप्रीम कोर्ट में और इसमें पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, ये यहाँ से सिद्धांत जो है वो निकल कर आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे एसआर बोम्बई वाद बनाम भारत संघवाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचे का अंग जो है वो माना था और मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से प्रतिपादित होता था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से। इसके बाद एक और केस आया था एलआईसी बनाम भारत सरकार। एलआईसी बनाम भारत सरकार 1995 में ये केस आया था और इसमें प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, किंतु न्यायालय में सीधे परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा इसे सीधे परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है और लेकिन ये संविधान का अभिन्न अंग है। तो
सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि ये जो अभी अब केसों का हम केस जो अभी हम लोगों ने देखा है 2-3 केस, इसका आशय क्या है? तो इससे इसका सार यही निकल कर आता है कि प्रस्तावना को लेकर विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं है, उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या उसे लागू करवाया जा सकता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे 3 निर्णय जो है वो दिए गए थे, 4 निर्णय दिए गए थे। और उन निर्णयों में जो सबसे पहला निर्णय था वो बेरोवारी यूनियन बनाम भारत संघवाद था, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई ऐसे शब्द जो मूल भावना के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद में भी एक निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया कि पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है और इसको संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। इसके बाद एलआईसी बनाम भारत संघवाद में जो लास्ट इससे संबंधित वाद था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं करवाया जा सकता है ना। समझ गए? तो ये कुछ निर्णय थे, कुछ न्यायालय से संबंधित कानूनी स्थिति थी इसकी, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना और इसके मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में, कि जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये केशवानंद भारती वाद में आया था और इसमें यही कहा गया था कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा मूल ढांचा प्रस्तावना में कौन कौन सा तत्व है जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता, इन सभी को जो है आप संशोधन करके नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, संशोधन करके इसको नहीं हटा सकते हैं। तो इन शब्दों को आप याद रखेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये प्रस्तावना का जो पार्ट है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है, तो आपने अगर इस लेक्चर को समझ लिया तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप दीजिए। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए प्रस्तावना संबंधित अब क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 5 प्रश्न आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस को। आपको वीडियो को पॉज करना है, बाइलिंगुअल दिया गया है यहाँ पे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और आपका सही जवाब क्या है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो लेक्चर देखा है वो सही तरीके से आप समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द यानी सेकुलर और समाजवादी शब्द जो है वो सेकुलर शब्द जो है वो समाजवादी शब्द से जो है वो पहले आता है। ठीक है, देखिए ये इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि सीक्वेंस में भी सजाने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि सेकुलर शब्द समाजवादी शब्द यानी सोशलिस्ट शब्द से पहले आता है। दूसरा स्टेटमेंट है, न्याय शब्द समानता शब्द से पहले आता है। तीसरा क्वेश्चन है, बंधुत्व शब्द स्वतंत्रता शब्द के बाद आता है। ठीक है, और आपके यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये UPSC सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब आप नीचे कमेंट करके बतलाइए। इंग्लिश वाले आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द डाले गए? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है संप्रभु और चौथा है गणतंत्र। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करें और अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये UPPCS 2025 में प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का सही क्रम क्या है? फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता।
बी ऑप्शन है न्याय, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। सी ऑप्शन है स्वतंत्रता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और डी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको सीक्वेंस बतलाना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। ये JKPCS 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द शामिल किए गए? लोकतंत्र और समाजवादी, गणतंत्र और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ये 70वीं BPSC अभी जो हाल ही में हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है। तो इधर इंग्लिश वाला दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट करके इसका सही आंसर दीजिए। 5वां प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है। ए ऑप्शन है संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बी ऑप्शन है संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सी ऑप्शन है संविधान का एक हिस्सा है और इसका वही विधि प्रभाव है जो किसी अन्य हिस्से का है। डी है संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये UPSC 2020 का प्रश्न है, जो IAS का एग्जाम होता है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE, उसका ये प्रश्न दिया गया है। तो आप इन 5 प्रश्नों का जवाब जो है वो दीजिए। आप इस वीडियो को रोक कर हर प्रश्न को अच्छे से समझिए और नीचे कमेंट करके अपना उत्तर दीजिए। मिलते हैं हम नए चैप्टर में नए लेसन्स के साथ, और उम्मीद है आपने इस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ आप और सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उस पर काम करूँगा। और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।